नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। मैं दीपक अस्वाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। उत्तराखंड में जिस भर्ती का आप लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वह भर्ती आ चुकी है। वह भर्ती है उत्तराखंड दरोगा की भर्ती, ठीक है? पुलिस दरोगा में भर्ती आई है, जिसमें कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और कुल मिलाए पुरुष परीक्षा 2024 ये भर्ती आप लोगों के सामने आ चुकी है, जिसको हम शॉर्ट में कहें तो सीधा-सीधा यह उत्तराखंड में दरोगा की भर्ती है, यानी कि डबल स्टार की भर्ती है पुलिस विभाग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसको भरने के लिए इसमें किस प्रकार से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए इस फॉर्म में जो ये पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ में इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी और इसमें हर प्रकार की डिटेल है। हालांकि यह भर्ती इससे पहले भी आ चुकी है, लेकिन उस समय किन्हीं कारणों से यह भर्ती उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से फिर किसको दे दी गई थी? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दे दी गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के कारण यह भर्ती यूकेपीएससी को दे दी गई थी। तो यूकेपीएससी ने इस पर दोबारा से विज्ञापन जारी किया है और इसमें कि लिखा है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 31 जनवरी 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024, यानी कि महज आपको 20 दिन का समय दिया गया है कि आप 20 दिन के अंदर यह फॉर्म भर लें। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप 20 दिन के अंदर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो या इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो नौकरी बहुत अच्छी है। और कितनी अच्छी है आगे इसमें चर्चा करते हैं। तो 20 फरवरी 20 दिन का आपको इसमें समय दिया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसका जो फुल पीडीएफ है वह मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, गूगल ड्राइव का, या डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखिए। ये सब इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जो मेन चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। मेन क्या है? मेन ये है कि इसमें हमारा फिजिकल होना है, इसमें हमारा रिटन एग्ज़ाम होना है। रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा अलग है, हटके है। ठीक है, तो वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो पद का नाम है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, और इसमें कुल 108 पद हैं। 65 प्लस 43 पद हैं। 65 पद जो हैं उप निरीक्षक के हैं और 43 पद जो हैं उप निरीक्षक अभिसूचना, नागरिक पुलिस और अभिसूचना। अभिसूचना के कितने पद हैं? 43। तो इस प्रकार से पदों को बांटा गया है, जिसमें कि अनारक्षित जो पद हैं नागरिक पुलिस में वो 35, ठीक है। टोटल पद जो हैं अनारक 65 हैं। और इस प्रकार से नागरिक पुलिस में अभिसूचना में टोटल पद 43 हैं। तो इस प्रकार से ये बांटा गया है। अनारक्षित कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने हैं। तो इस प्रकार से पदों को बांटा गया है। ठीक है, और दोनों प्रकार का आरक्षण, हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। पदनाम है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना, जिसमें कि इस प्रकार से पदों का विभाजन किया गया है। 65 और 43 पद, 108 पद है टोटल। लेवल जो है इसका 7 है, यानी कि 4600 ग्रेड पे। तो 4600 ग्रेड पे इस प्रकार से भर्ती निकलना बहुत बड़ी बात है, और सीधा 4600 ग्रेड पे। ठीक है, लगभग इसमें 4600 ग्रेड पे में जो सैलरी बनेगी, लगभग 4200 ग्रेड पे में 50,000 के समथिंग सैलरी आती है। 4600 ग्रेड पे 55 से 60,000 के बीच में इसमें सैलरी रहेगी। तो अच्छा, इसमें सैलरी का भी है। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी है, और पेंशन अंशदायी पेंशन युक्त हो गई। एज जो है इसमें 21 से 28 वर्ष तक है। ठीक है, 21 से 28 वर्ष की एज रखी गई है। और इसकी शैक्षिक अर्हता जो है, भारत में विश्वविद्यालय द्वारा क्या होनी चाहिए? आपकी स्नातक होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि होनी चाहिए। ठीक है,
भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष अर्हता होगी। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या है, इसमें एक आरक्षण है कि वो इंटर पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं दरोगा के लिए, भूतपूर्व सैनिक, एक्स आर्मी। अधिमानी अर्हता में तो वही चीज़ें होती हैं दोस्तों, कोई खास इसमें होता नहीं है, अधिमानी अर्हता का इसमें कोई रोल होता नहीं है। ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं उसको अन्य बातों में समान होने पर कह रहा है ये। अगर कहीं पे दो व्यक्ति समान हैं, समान मार्क्स प्राप्त किए हुए हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों में अधिमान दिया जाएगा। यानी पहले किसको चुना जाएगा, जिसने कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उस व्यक्ति को चुना जाएगा पहले, अगर दोनों के समान मार्क्स होते हैं। अगला है इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होना है, तो फिजिकल के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं उनको हम इसमें आके पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या चीज़ें चाहिए। ऊंचाई सबसे पहले बात होगी। पुलिस न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ऊंचाई, सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा, क्या क्या ऊंचाई होनी है। जो अनारक्षित वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए जो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई होगी वह होगी 167.70 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, लगभग पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई हाइट, और महिला अभ्यर्थियों के लिए कितनी हो गई, 152 सेंटीमीटर। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, केवल एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की होगी, और महिला एसटी के लिए कितनी होगी, 147। और पर्वतीय क्षेत्र जिनका पर्वतीय सर्टिफिकेट बना हुआ है उनके लिए जो एज होगी वह हाइट जो होगी वह होगी 162.60 सेंटीमीटर, और महिला जो पर्वतीय होंगी उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होगी। तो पर्वतीय वालों के लिए फ़ायदा है, जिनका पर्वतीय बना है उनको 5 सेंटीमीटर की क्या है, छूट, 5.10 सेंटीमीटर की छूट है। ठीक है, अगला फिर उसमें ऊंचाई तो इस प्रकार से है कि लगभग जो पर्वतीय वाला है उसको 162 चाहिए, और जो जनरल वाले हैं उनको 167 चाहिए, एसटी के लिए भी 162। ठीक है, और एसटी 160। अगला है सीने की माप। सीने की माप में जो अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले हैं उनके लिए इसमें 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए बिना फुलाए हुए, और अगर फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए सीने में। ठीक है, तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, बिना प्रैक्टिस के ना जाएं। ठीक, पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 76 का होना चाहिए, और फुलाने पर कितना होना चाहिए, 81.5 का होना चाहिए। ठीक है, तो सीने में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, चाहे आपका सीना चाहे 76 का मांगा है, तो अगर किसी का 96 भी है तो अब उसका फुलाव नहीं हो रहा है तो वह बाहर हो जाएगा, इसमें फुलाव होना जरूरी है। ठीक है, फिर इसमें शारीरिक वजन, केवल महिलाओं के लिए शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए होता है 45 किलोग्राम न्यूनतम। ठीक है, महिलाओं का 45 किलोग्राम न्यूनतम होना जरूरी है। ठीक है, और जो ये सीने की माप होती है केवल पुरुष अभ्यर्थियों की होती है, महिला अभ्यर्थियों का इसके बदले क्या है, वेट तोला जाएगा। ठीक है, अगला है शारीरिक दक्षता परीक्षा से पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा, और उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की अहकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार ली जाएगी। ठीक है, तो पहले ये चीज़ें हो जाएंगी, और उसके बाद जो है ये वाली परीक्षा होगी। ठीक है, आपका पहले तो हाइट नाप ली जाएगी, चेस्ट नाप ली जाएगी, उसके बाद जो है आपका क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप, दौड़। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। तो क्या क्या है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देख लेते हैं, और महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपका जब फिजिकल होगा तो उसमें हाइट होगी और फिर चेस्ट होगी। हाइट चेस्ट के बाद आपका क्रिकेट बॉल थ्रो होगा, जो कि आपको 50 मीटर फेंकना है। पुरुषों को कितना मीटर फेंकना है, 50, महिलाओं को 20 मीटर फेंकना है क्रिकेट की बॉल, जो कि आसान होगा, ज़्यादा क्वालिफाइंग नेचर का है ये, इसमें कोई भी नंबर आदि नहीं मिलेंगे। जो 50 मीटर फेंक देगा क्वालिफाई, जो नहीं फेंक पाएगा वह बाहर। दूसरा लंबी कूद, लंबी कूद आपकी 13 फीट की होनी चाहिए, ज़्यादा ऐसा है नहीं कि 15 फीट मांग रखी है यहाँ पे, आसान है, उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, 8 फीट की महिलाओं के लिए है, महिलाएं तो कूद ही लेंगे 8 फीट।
ठीक। तीसरा है चीनिंग अप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 बार होना चाहिए, मात्र 5 बार ही है, ज़्यादा इतना टफ फिजिकल इसका नहीं है। मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि जितना टफ फिजिकल होता है पुलिस का होता है या फिर आबकारी का है उतना इसका नहीं है। ठीक है, चीनिंग अप केवल 5 बार करनी है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है केवल बस। ठीक है, महिला अभ्यर्थियों के लिए चीनिंग अप नहीं है। दौड़ व चाल 5 किलोमीटर की दौड़ होगी जो कि 30 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी को कंप्लीट करनी है, और महिला अभ्यर्थियों ने केवल 200 मीटर दौड़ना है, वो भी 40 सेकेंड में। ठीक है, 40 सेकेंड में दौड़ लेंगी और 200 मीटर दौड़ना है, और पुरुष अभ्यर्थी ने 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी 30 मिनट में। तो ठीक रहेगा, ये भी दौड़ भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो निकल जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। दंड बैठक भी है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, 2 मिनट 30 सेकेंड में 40 दंड करने हैं। ठीक है, और 60 सेकेंड में 50 बैठक भी करने हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए ये नहीं है। ठीक है, स्किपिंग केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, 1 मिनट में 60 बार उन्होंने जो है स्किपिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद है शटल रेस। शटल रेस जो है केवल ये महिला अभ्यर्थियों के लिए 29 सेकेंड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 25 गुणा 4 केवल महिला अभ्यर्थियों है थी 29 सेकेंड में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं, और इसमें फिर चिकित्सकीय परीक्षण होगा, लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित। जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद जो है आपका रिटन होगा, रिटन के बाद जो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या होगा कि लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। फिर उनका दृष्टि एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वालों के लिए बाईं आंख के लिए 6/6 होना चाहिए। वर्ण अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस या भेंगापन से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, वर्णांता नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, छटा घुटना स्पाट यानी मेडिकल इसमें ठीक ठाक होगा। ठीक है, लेकिन उतना भी टफ नहीं होगा जितना लिखा है। ठीक है, तो हाँ, आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, और आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है वो वाली समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सटा घुटना, सपाट पैर, बो लेग, ठीक है, वेरिकोस वेन, हकलाना, विकलांगता आदि अन्य विकृतियों या समस्याएं जैसे कि इस नौकरी के लिए ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इनका भी ध्यान रखा जाएगा मेडिकल में। दूसरा है पद का नाम है गुल नायक पुरुष PAC IRB। कुल पद इसके हैं 89, तो गुल नायक के पद अलग हैं और 89 इसके टोटल पद हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी का विभाजन किस प्रकार से किया गया, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी 89 पदों पर लेवल 7 ही है, और अराजपत्रित स्थायी ये भी पोस्ट है, और सेम उसी प्रकार का वर्गीकरण जिस प्रकार के ऊपर था 21 से 28 वर्ष। ठीक है, और इसमें भी भारत से विधि द्वारा स्थापित स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें भी इंटरमीडिएट मांगा गया है, और सेम वही चीज़ रखी गई है इसमें भी। और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इसमें भी 167 सेंटीमीटर वही सेम चीज़ें हैं जो ऊपर हैं, और इसका क्रिकेट बॉल थ्रो इसमें थोड़ा फिजिकल में थोड़ी चीज़ें कम हैं शायद। ठीक है, क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर का है, और लंबी कूद इसमें 13 फीट। ठीक है, चीनिंग अप जो है 5 बार, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर, और दंड बैठक वही चीज़ें इसमें भी हैं जो ऊपर थी। ठीक है, उसके बाद जो है लिखित परीक्षा के उपरांत वही सेम चीज़ लिखी गई है, चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। तीसरा है पद का नाम है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, और इसमें कुल 24 पद हैं, इसके लिए भी सेम चीज़ें रखी गई हैं। ठीक, इसमें कुछ अलग सा शैक्षिक अर्हता दी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अग्निशमन का द्वितीय अधिकारी बनना है तो पुरुष महिला दोनों के लिए है ये। इसमें केवल आपको क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में क्या होना चाहिए, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि आपके पास साइंस होना चाहिए इंटर प्लस। ठीक है, जो गुल्यात्मक वाला था पुरुष के लिए है केवल, ये पुरुष लिखा है इसमें। ठीक है, और जो ये है ये महिला पुरुष दोनों के लिए है अग्निशमन वाला। ठीक है,
तो इसमें बीएससी मांग रखा है, यानी साइंस मांग रखा है, ठीक है। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के लिए विज्ञान वर्ग या इसके समकक्ष अर्हता इंटरमीडिएट वाली चल जाएगी, ठीक है। और तीसरी एक और लिखा है इसमें, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। तो अगर 6 माह का किसी के पास कंप्यूटर, तो अधिमानी अर्हता हो गई है, अधिमान दिया जाएगा, लिखा हुआ है उसको, ठीक है। ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अब इसमें अधिमानी अर्हता है, अन्य बातों में समान होने पर वही सेम चीज़ें लिखी हैं कि इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए करके, ठीक है। और सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा जो होगी इसमें, ठीक, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए इसमें लिखा हुआ है, वही सेम है ऊपर जो, ठीक है। नागरिक पुलिस के लिए था और 160 उसमें भी था, 162 47 सेम है, ठीक है। और सीने की माप उसमें भी यही थी और इसमें भी सेम ही है, ठीक है। और महिला अभ्यर्थियों के लिए इसमें क्या मापा जाएगा, वेट मापा जाएगा, ठीक है। क्रिकेट बॉल थ्रो और उसके बाद जो है हाइट चेस्ट के बाद आपकी क्रिकेट बॉल थ्रो, ठीक है, सेम ही है ये भी, ठीक। और शटल रेस भी है इसमें महिलाओं की, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हो गया, बाकी चिकित्सकीय परीक्षण सेम ही है इसमें भी। अब है इसमें आयु, एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलियात्मक पुरुष पद हेतु आयु सीमा जो होनी चाहिए 21 से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। आय की गणना विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और हुआ था, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुलियात्मक पुरुष PACIRB पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 3/1/2022 यानी 3 जनवरी 2022 को आ गया था ये, ठीक है। आज 2 साल बाद ये आ रहा है, 2 साल से ज़्यादा समय बाद ये दोबारा आ रहा है, ठीक है। तो आप खुद लगा लीजिए कितना टाइम इसमें हो चुका है। तो अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था, आज की डेट में अगर वह ओवर एज हो गए हैं, उन्होंने पहले फॉर्म भरा था, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने एक 3/1/2022 को फॉर्म भरा था, जो पिछली बारी यूके SSC ने जब ये फॉर्म निकाला था, जिन लोगों ने उस समय भरा था वो इस बार भी एलिजिबल हैं भरने के लिए, साफ साफ लिखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र का निर्धारण, पर्वतीय क्षेत्र के निर्धारण के लिए आपके पास पर्वतीय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास पर्वतीय का सर्टिफिकेट है तो आपको क्या हो जाएगी, उसमें छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या चीज़ें होनी हैं, ठीक है। और सीने में माप में छूट मिल जाएगी, हाइट में छूट मिल जाएगी आपको, ठीक। पर्वतीय क्षेत्र का आय सीमा में छूट संबंधी प्रावधान, ठीक है। आय सीमा में छूट किसको होगी वो भी आप देख लेना, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, ठीक है, 5 वर्ष की छूट दी जाती है आयु सीमा में। तो ये भी इसमें लिखा है किसको इसको छूट दी जाती है, सैनिकों को, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित को, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको भी छूट दी गई है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक। राष्ट्रीयता आदि सब आपकी है ही, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता, वैवाहिक प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। जो चीज़ें थी इम्पोर्टेंट थी वो चीज़ें सब ऊपर लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको यूके PSC की वेबसाइट पे जाना है और ये फॉर्म आप लोग 31, ठीक है, से 20 के बीच में भर सकते हो। 31 जनवरी से 20 फरवरी तक भर सकते हो। किस प्रकार से भरना है, यूके PSC की वेबसाइट में जाके, यदि आप अपने मोबाइल से भर सकते हो तो वो भी सही है। अगर आप मोबाइल से नहीं भर पा रहे हो तो इसे आप नज़दीकी जो आपके साइबर कैफ़े वाले हैं वहाँ से इसे भर सकते हो, ठीक है। और इस प्रकार से इसमें सारी डिटेल दी हुई है किस प्रकार से भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है शुल्क जो है इसका, शासनादेश संख्या 23 सितंबर 2022
ठीक है। 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं कोई किसी प्रकार का परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। तो उस समय तो कोई शुल्क ऐसा कुछ, ठीक है, शुल्क तो इसमें लिखा नहीं है कहीं पे, ठीक। इसके बाद जो है अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं इनको आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। इसमें एक पेपर होगा, इस प्रकार से इसने लिखा हुआ है, ठीक है। और पेपर का जो होगा लिखित परीक्षा वो किस प्रकार से होगी, वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सबसे पहली तो बात ये है, लेकिन इस बार सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ है। आयोग ने अपने हिसाब से सिलेबस इसका बना रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा सिलेबस है। और लग रहा है कि वह सिलेबस जो है एक एसआई जो अफसर बनता है, एसआई जो बनता है, दरोगा जो बनता है, वह कैसे बनता है, ठीक है, साफ झलक रहा है। रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक अभ्यर्थियों की छंटनी करने के लिए एक लिखित यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार में प्रवेश दिया जाएगा। यानी पहले स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है, उसके बाद ही लिखित परीक्षा, या लिखित परीक्षा भी जो इसकी होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की ही होगी, यानी ऑब्जेक्टिव भी होगी, 4 ऑप्शन होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, परिशिष्ट 5 के नगरों में विभिन्न केंद्रों में आयोजित की जाएगी। कहीं पे नगर दिए होंगे, ठीक है। गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक भी किया जाएगा, यानी 1/4 जो ऋणात्मक होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों के 1/4, ठीक है, 1/4 ही काटा जाएगा इसमें भी। किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा उत्तर गलत दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो, तो इसे एक गलत उत्तर माना जाएगा तथा इस हेतु दंड स्वरूप संबंधित प्रश्न का 1/4 अंक काटा जाएगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की, ये तो परीक्षा के नियम हो गए कि 1/4 जो है वो निगेटिव मार्किंग होगी। अगला लिखित परीक्षा जो इसकी होगी वो किस प्रकार से होगी? लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। के प्रश्नों से संबंधित उत्तर कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर अगर उसको कोई दिक्कत है तो वो उस दिक्कत को वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकता है। अगर किसी प्रश्न में उसको डाउट होता है तो अपना प्रूफ लगा सकता है। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर आयोग कोई विचार नहीं करेगा, और अगर लगाना भी है, कोई प्रत्यावेदन लगाना है, तो उसका 50 रुपये का शुल्क भी देना पड़ेगा प्रत्यावेदन लगाने का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ लिखा है ये लिखित परीक्षा में कि या क्या नहीं ले जाना है, क्या नहीं, ठीक है। और फिर अभिलेख सत्यापन होगा। लिखित परीक्षा में अगर कोई सफल हो जाता है तो उसका अभिलेख सत्यापन होगा, ठीक। तो चयन का परिणाम, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इन चीज़ों को आप अगर चाहो तो पढ़ भी लें, और कहीं पर कोई डाउट हो तो इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें कार्रवाई की जा सकती है, आदि आदि इसमें लिखे गए हैं। अब इसकी मेन जो बात करते हैं वो करते हैं सिलेबस की बातें, ठीक है। जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो आपको समझ में आ चुका होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट होते तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें परिशिष्ट 1 लिखा है कि गृह विभाग के अंतर्गत ये इसके लिए क्या क्या परीक्षा योजना होनी है इस भर्ती के लिए, ठीक है। तो शारीरिक मानक परीक्षा के एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा अहरकारी प्रकृति की है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। उसके बाद जो है उप निरीक्षक पद हेतु, ठीक, नागरिक पुलिस अभिसूचना पद हेतु क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, जो ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये तो इसमें दोबारा से इसने लिख दिया है, ये आप पहले भी देख चुके हो ऊपर, ठीक है। क्रिकेट बॉल थ्रो, ये सब चीज़ें, ठीक। और अग्निशमन अधिकारी द्वितीय अधिकारी पद हेतु क्या क्या चीज़ें मांगी गई है वो भी आप सब पहले देख चुके हो। अब बात करते हैं इसके लिखित परीक्षा के सिलेबस की।
लिखित परीक्षा के सिलेबस, ठीक है, जब फिजिकल हो जाएगा तो उसके बाद आपका लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। लिखित परीक्षा में परीक्षा होगी आपकी, जिसमें कि 2 पेपर होने हैं, एक प्रथम प्रश्न पत्र होना है और एक द्वितीय प्रश्न पत्र होना है, ठीक है। प्रथम प्रश्न पत्र ये केवल किसका है, नागरिक सूचना नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना का है सिलेबस ये, ठीक है। जिसमें कि 2 पेपर होने हैं, एक सामान्य हिंदी का होना है और एक रीजनिंग का होना है। सामान्य हिंदी जो होगी वो तुम्हारी 100 नंबर की होगी, ठीक है, जो कि 2 घंटे का पेपर होना है और इसके अलावा 50 नंबर की उसमें रीजनिंग होगी, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर ही होंगे, जो कि डिवाइड किया गया है उनको 100 नंबर की हिंदी में और 50 नंबर का रीजनिंग में, ठीक है। तो इस पे फोकस कर लेना। इसको पढ़ने के लिए 100 नंबर की आपको हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी और 50 नंबर का रीजनिंग भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि कम से कम समय में आपका हिंदी जो हो वो कंप्लीट हो जाए। बाकी का टाइम आपका मिलना चाहिए किसको, रीजनिंग को, ठीक है। दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य जागरूकता यानी जीके का होगा और दूसरा पेपर इस पर होगा दूसरा भाग होगा पेपर का गणितीय क्षमता, ठीक है, यानी कि मैथ का। तो जो दूसरा पेपर होगा उसमें भी 2 भाग होंगे, एक सामान्य जागरूकता वाला भाग होगा और एक होगा गणितीय क्षमता वाला, ठीक है। तो दोनों ही भाग जो होंगे वो 75-75 नंबर के होंगे, 75-75 क्वेश्चन होंगे, 75-75 नंबर के होंगे, क्योंकि इसमें गणित भी है। तो यह पेपर जो होगा वह 3 घंटे का होगा। कुल क्वेश्चन 150 होंगे इसमें भी और 150 नंबर का ये भी पेपर होगा, जिसमें कि आपकी जीके होगी 75 नंबर की, 75 नंबर का क्या होगा, मैथ होगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, ठीक है। लेकिन जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है, फायर स्टेशन ऑफिसर, उसके लिए अलग सिलेबस है। उसके लिए सामान्य विज्ञान एवं, क्योंकि उसकी योग्यता ही जो है वो रखी गई थी, ठीक है, बीएससी की योग्यता है, तो सामान्य विज्ञान एवं गणितीय योग्यता, ठीक है, जिसमें कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित, ये इसमें कुछ रखा गया है। जैसे कि मैथ वाले कहते हैं कि हमारे लिए भर्ती नहीं आ रही है, तो उनके लिए भी ये स्पेशल भर्ती उनके लिए है, ठीक है। तो प्रश्नों की संख्या जो है भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्न, ठीक है, अधिकतम अंक भी 35 और रसायन विज्ञान के भी 35 और इसका जो पेपर होगा वह कितने क्वेश्चन का है, 100 क्वेश्चन का है, ठीक है। जीव विज्ञान वालों के लिए जीव विज्ञान के क्वेश्चन होंगे, गणित वालों के लिए गणित के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुल 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर, ठीक है, 2 घंटे का समय है। तो ये इसके लिए हो गया, इसके लिए भी 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें पाठ्यक्रम लिखित इसने कुछ जो पाठ्यक्रम दिया है वो पूरा ही दिया है कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पूरा शब्द संरचना, पत्र लेखन, जनसंचार, कंप्यूटिंग जो यूके SSS जनरल सिलेबस का होता है वही इसने हिंदी का पूरा सिलेबस दे रखा है। यूके SSS जनरल सिलेबस में यही चीज़ें पूछी जाती हैं हिंदी की, ठीक है। विराम चिन्ह वहाँ भी है, हिंदी के अंक वहाँ भी हैं, शब्द भंडार, शब्द संरचना वहाँ भी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि वही है, ठीक है। वहाँ पे जो वहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं वो इसमें भी नहीं है। तो हिंदी जो यूके SSS की तैयारी कर रहे थे जनरल सिलेबस की, उनके लिए तो हिंदी ये ठीक रहेगी, उन्हीं से रिलेटेड है। जनसंचार और कंप्यूटिंग भी डाल रखा है और राइटर इसने उत्तराखंड राज्य में एनसीईआरटी हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय होगा, ठीक है। राइटर इसने लिखे नहीं है, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय लिख दिया है। उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार आपका हिंदी साहित्य इसमें आएगा, ठीक है। साहित्य को थोड़ा इसने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, जो राइटर हमारे होते हैं उन राइटरों को हटा दिया है, ठीक है। और एनसीईआरटी के बेस पे ये हाई स्कूल इंटर का क्या पूछेगा, हिंदी साहित्य पूछेगा। सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति में तुम्हारी जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के पूरा सिलेबस दिया हुआ, कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं। दोस्तों कभी भी हो सिलेबस को मेनली हम सिलेबस को फोकस करना चाहिए, उसमें देखने चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। रीजनिंग के सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं, बल्कि जो इसमें हैं लगभग सारे ही चैप्टर हैं, पर कुछ चैप्टर छूट रहे होंगे तो उनको नहीं पढ़ना है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हिंदी में जैसे जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं सिलेबस में वही चीज़ें आपने पढ़नी है बस, इनके अलावा अन्य चीज़ें नहीं पढ़नी अगर आप SI की ही तैयारी करोगे तो, ठीक है। और ये चीज़ें आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और किताबों में मिल जाएंगी। उसके बाद जो है द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका जो पेपर होगा वो 75 नंबर का जीके है। तो 75 नंबर की जो जीके है उसके लिए तुम्हारा प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन होंगे, विश्व भूगोल से क्वेश्चन होंगे, ठीक। और फिर भारत के भूगोल से क्वेश्चन होंगे, राजनीति शास्त्र से क्वेश्चन होंगे, भारतीय राजनीति से, और अर्थशास्त्र से क्वेश्चन होंगे। तो सेम ये जिस प्रकार का यूके ट्रिपल एस सी जनरल सिलेबस है, उसी प्रकार का यह सिलेबस है। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, इसमें उत्तराखंड भी आएगा, ठीक है। 75 में उत्तराखंड भी आएगा, ठीक है। फंडामेंटल कंप्यूटर्स भी आएगा इसी 75 में, ठीक है। और उसके बाद 75 नंबर का आपका जो होगा वो गणित होगा। गणित के ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जो चैप्टर दिए हुए हैं, इन्हीं चैप्टर को आप अच्छे से इनका अध्ययन कर लें, ठीक है। अगर आपने गणित के इतने चैप्टर पढ़ लिए और जो आर एस अग्रवाल वाली बुक होती है या एडवांस मैथ वाली जो बुक होती है उसको पढ़ लिया, तो आपका मैथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही पढ़ना है इसमें। और बाकी जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए है, उनका साइंस का ये सिलेबस दिया हुआ है, रसायन विज्ञान का भी दिया हुआ है और भौतिक विज्ञान का भी दिया हुआ है, और बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी का दिया है, मैथ वालों के लिए मैथ का दिया हुआ है। तो वो ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। और कौन कौन से सर्टिफिकेटों का प्रारूप, तो आपने सर्टिफिकेट जो आपने बना रखे हैं उनके प्रारूप तो आपके पास होंगे ही, सारे के सारे बने हुए, ठीक है। अगला जो सिटी उन्होंने पूछे हैं कि कहाँ कहाँ पे पेपर होना है, तो नैनीताल हो गया, ठीक है। सिटी नेम हल्द्वानी है, हरिद्वार है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, चंपावत है, बागेश्वर, चमोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, इन शहरों में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और पर्वतीय क्षेत्र का ये प्रारूप दे रखा है, ठीक है। तो टैगलिस्ट इसने पूरी सब अभी इसमें फॉर्म के साथ ही दे दी है ये, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सिलेक्शन हो ही गया होगा आपका, तो ठीक है, जी जान लगा दीजिए, सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप सभी को सिलेक्शन के लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।